दीवानी कोर्ट में जाकर के बात दाखिल कर सकता है कि हमारा मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ा गया, इसलिए मैं हार गया। मतलब जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है, जैसे जीरो ग्राउंड पे भी जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है। जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है। अच्छा, जीरो ग्राउंड पे कर सकता है और उसमें सारी गलती अधिकारियों के है, क्योंकि अधिकारी भी ना समझ पावे या समझ ले या किसी भी तरीके से गलत फैसला दे दें तो उस पर अधिवक्ता ही जिम्मेदार होगा। समाज हड़ताल पर उतारू हुआ है तो कहीं न कहीं ये कानून जो लाया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इससे कहीं न कहीं अगर हम आहत हो रहे हैं तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बौद्धिक समाज हमारा आहत हो रहा है तो कहीं न कहीं इस कानून में बहुत एडवोकेट्स लोगों के ऊपर 40% की रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए जो काला कानून बनाया जा रहा है। 40% मतलब अगर मुफ्ती चाहे तो 40% की रिकवरी हम अधिवक्ताओं से करेगा, ये भी एक काला कानून है। किस चीज का 40%? तो थोड़ा एक्चुअल क्या है मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि तहसील स्तर के कई मुकदमों को सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया कर करके खत्म करने का प्रयास किया। उसमें काश्तकार भाई जानते हैं कि उनमें डायरेक्ट अगर उनको लेखपाल महोदय से मिलना पड़ा तो कहीं ना कहीं लेखपाल महोदय जो वकील की एक फीस होती है उसकी 5 गुना अधिक फीस उनके द्वारा। अधिकारियों का क्या है कि वो बिना पढ़े लिखे भी फैसला ऐसे कर देते हैं। कुछ फैसले तो ऐसे कर देते हैं कि जो अपर अधिकारी देखते ही उसे खारिज कर देता है। तो कहने का मतलब है अगर कानून आपको बनाना है और कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि मुकदमों की संख्या घटनी चाहिए तो मुकदमों की संख्या घटने का सबसे बढ़िया उपाय आपके पास है कि आप अधिकारियों पर वो अंकुश लगाएं जिससे वो निर्णय जो लगाएं वो निर्णय। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। आप लोग देखे होंगे काफी दिनों से जो कलम के बादशाह हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, जो आम लोगों को कानूनी मदद देते हैं वो धरने पे बैठे हैं, जो आम लोगों की आवाज सरकारों तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि सरकारों की भी आवाज कानून के दायरे में लेके आते हैं, वो आज धरने पर बैठे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आम आदमी धरने पे बैठे तो उसको समझाने वाला या बताने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा, लेकिन अगर कानून के रखवाले ही धरने पे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कोई गहन समीक्षा जरूर होगी। अब जैसा कि आरोप लग रहा है कि 1961 का जो एक कानून था, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया जा रहा है और उस संशोधन में आपत्ति क्या है इन्हीं लोगों से जानते हैं, क्योंकि समाज के एक वरिष्ठ लोगों में इन्हीं लोगों का नाम है जो कि सबको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। वो खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और इस विषय को सरकारों को भी समझना और सोचना चाहिए। एक अध्यक्ष जी, क्या मामला है पूरा और क्यों इसलिए धरने पे सारे लोग बैठे हुए हैं? देखिए, मैं सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष बार सुल्तानपुर। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये केंद्र सरकार द्वारा हम अधिवक्ताओं के जो अधिनियम बनाया गया है उसमें संशोधन किया जा रहा है। उस संशोधन से तमाम प्रतिवादी सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और अधिवक्ता भी प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो व्यक्ति मुकदमा में हारेगा वो किसी भी समय उनके क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अभी नया अधिनियम आ रहा है जो संशोधन करके, उसमें अगर कोई भी वकील कोई केस हार जाता है जी तो जो हारने वाला व्यक्ति होगा वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। क्लेम कर सकता है और उस क्लेम में वो 3 लाख रुपए तक और 3 माह का 3 साल की सजा भी हो सकती है। अच्छा, अधिवक्ताओं का तो ये सही और गलत का फैसला तो आप ही लोग जाके करवाते या करते हैं? अच्छा, मान लीजिए हम सही हैं, कोई अधिवक्ता सही है, उसके विरुद्ध कोई अधिकारी गलत फैसला दे दे तब भी वो व्यक्ति जो हार रहा है वो क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। मतलब कोई अगर अधिकारी चाहे गलत फैसला हो या सही फैसला तो ये कहाँ तक जाएगा? जैसे अभी आप हम लोग बैठे हुए हैं तहसील पे, तो तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये फैसला कौन करेगा या लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक जाके फैसला तब डिसाइड होगा? देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए उस काश्तकार के पास जो हारा और वो सही है और वो मुकदमा हार गया, वो उसके पास पैसा नहीं है, वो अपील या रिवीजन नहीं कर सकता है ऊपर कोर्ट में। हाँ। तो वो
दीवानी कोर्ट में जाकर के बात दाखिल कर सकता है कि हमारा मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ा गया, इसलिए मैं हार गया। मतलब जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है, जैसे जीरो ग्राउंड पे भी जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है। जीरो ग्राउंड पे भी कर सकता है। अच्छा, जीरो ग्राउंड पे कर सकता है और उसमें सारी गलती अधिकारियों के है, क्योंकि अधिकारी भी ना समझ पावे या समझ ले या किसी भी तरीके से गलत फैसला दे दें तो उस पर अधिवक्ता ही जिम्मेदार हो। इतना बड़ा कानून है, इतना बड़ा कानून। और क्या है इसमें संशोधन कर रहे हैं? बस मेन यही है। अच्छा, अभी और भी बहुत सारे अधिवक्ता हमारे पास में हैं, उन लोगों से भी समझना चाहेंगे इस पूरे कानून की बारीकियों को कि वाकई में ये कानून किस लिए और क्यों इन लोगों के हितों को अनदेखी कर रहा है। वकील साहब बताइए क्या मामला है ये? जैसे कि अभी अधिवक्ता महोदय बता रहे थे आप लोगों के अध्यक्ष जी कि उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अगर इस तरीके का कानून बना है और जीरो ग्राउंड पे, क्या जैसा कि बता रहे थे, क्या वाकई में जीरो ग्राउंड पे ही ऐसा कानून बना है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम अधिवक्ताओं का 7वां दिन है। अधिवक्ता आज के इस समाज में आप में रहते हैं, इसको बहुत ही बौद्धिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। अगर आज ये बौद्धिक समाज हड़ताल पर उतारू हुआ है तो कहीं न कहीं ये कानून जो लाया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इससे कहीं न कहीं अगर हम आहत हो रहे हैं तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बौद्धिक समाज हमारा आहत हो रहा है तो कहीं न कहीं इस कानून में बहुत खामियाँ हैं। खामियों में यह है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जितनी चीज़ों को रखा गया है उसमें ये सुधार करके हमारे ऊपर, हमको एक तरह से हमारे ऊपर जंजीर लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। हमको हड़ताल से रोकना चाह रही है। हम हड़ताल करते हैं तो हम हड़ताल उन मुद्दों पे करते हैं जिसमें समाज का भी हित रहता है, अधिवक्ता का हित रहता है। अधिवक्ताओं के हित, समाज के हित को देखते हुए तब हम हड़ताल करते हैं। रही बात जो हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया, अधिवक्ता महोदय ने, कि एडवोकेट लोगों के ऊपर जुर्माना कर दो, तो एडवोकेट्स लोगों के ऊपर 40% की रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए जो काला कानून बनाया जा रहा है। 40%। मतलब अगर वकील चाहे तो 40% की रिकवरी हम अधिवक्ताओं से करेगा, ये भी एक काला कानून है। किस चीज का 40%? तो थोड़ा एक्चुअल क्या है मैं बता रहा हूँ। वकील या वादकारी अगर हमको मुकदमा लड़ता है, हमने उसका मुकदमा लड़ा 2 साल, और 2 साल लड़ने के बाद मान लीजिए वो मुकदमा उसका डिसाइड हुआ। अब वो मुकदमा डिसाइड करने वाली अधिवक्ता तो है नहीं। अधिवक्ता मान लीजिए अपनी बात कहा, अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण उसने अच्छे ढंग से किया, तार्किक ढंग से किया। उन तार्किक अच्छे ढंग से करने के बाद आपका जो अधिकारी है, वो अधिकारी तो दूध का धुला है नहीं, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। इन दूध के धुले अधिकारी अगर नहीं है और ये हमारे खिलाफ फैसला एक गलत निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के जिम्मेदार अधिवक्ता होगा। उस वादकारी को ये प्रेरित कर रही सरकार कि तुम उस वकील से 40% क्षतिपूर्ति वापस ले लो। ये होने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, सरकार की चूल्हे हिला देंगे हम लोग। और सरकार अभी बहुत गलतफहमी में है। पूरे भारत में ये आग लग चुकी है और उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज़्यादा है ना। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार, अभी उनका उनके एक है कोई हंसराज करके कुछ है, उनका एक प्रपत्र भी आया है, इस पर विचार होगा। इस विचार का जो आश्वासन का टॉनिक हम अधिवक्ताओं को दे रहे हैं, हम टॉनिक पीने के लिए नहीं बैठे हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, क्लियर कट आदेश, किसी भी तरह का कोई संशोधन अगर आप करेंगे तो हम नहीं मान्य करेंगे। हमारे साथ जो भी आपने निर्णय लिया है या जो भी आपके हैं, हम बिल्कुल उस पर जब तक हम नहीं देखेंगे कि आपने क्या फैसला लिया है, तब तक हम अपना ये आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया कि 40% रिकवरी के लिए कहा जा रहा है, अभी जैसा कि नियम कानून है, जैसा कि हम लोग देखते या सुनते आए हुए हैं कि अगर आप लोअर कोर्ट से कोई मुकदमा हार जाते हैं तो अपर कोर्ट पे आप अपील कर सकते हैं। क्या आपके भी इस कानून में ऐसा कुछ प्रावधान रखा हुआ है या 40% रिकवरी ग्राउंड पे ही, जीरो ग्राउंड पे ही ले लेने का कोई है? इसके संबंध में
अभी सारे मसौदे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो नटसेल में जो मुख्य बातें हैं उसी से हम लोग बहुत आहत हैं। और बाकी ये चीज़ें जब पूरा क्लियर कट आएगा, कानून जो बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है उसके मुख्य चीज़ों पर भी रहना है। सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं हैं, लेकिन जितनी चीज़ें क्लियर हैं उस पर ही इतना आक्रोश है हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार सद्बुद्धि उनको रखे और उसके बाद इस पूरे मामले को एक अपनी मंत्रणा बना करके और अपना मंत्रणा करके इसको समाप्त करें, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन अनवरत चलेगा। तहसील स्तर से लेके जिला स्तर से लेकर के, और मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है और हिंदुस्तान के हर कोर्टों में ये काम हो रहा है। इससे जो आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी है वकील साहब? सरकारों की? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। हाँ, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, अधिवक्ता प्रभावित हो रहा। और एक बात मैं बता दूं, इन आम लोगों का सबसे सजग प्रहरी, आम लोगों का सबसे सजग प्रहरी अधिवक्ता बंधु है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, या आप रोज देखते हैं अगर अधिवक्ता समाज हमारा ना रहे तो इन आम आदमी लोगों को उनकी ये दशा ये करेंगे प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे लोग, कि ये बेचारे कहीं नहीं रह जाएंगे। ये तो हम एक सजग प्रहरी के रूप में इनके लिए बैठे हैं, इनकी नुमाइंदगी हम करते हैं, तब ये सुरक्षित हैं। ये भी आप जानेंगे। ये सत्यता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर अधिवक्ता समाज में जिस तरीके की आवाज को ऊपर तक लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप लोगों को भी पता है, अगर इन्हीं के साथ में इस तरीके का कार्य हो रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ तो झोल है। एक बात बताइए आप अंकित जी, नवयुवक हैं, बड़े कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ में आप एलएलबी किए होंगे, क्या लगता है एलएलबी करके कोई गुनाह कर दिए क्या? कहीं ना कहीं भारत सरकार हमारे वकालत पेशे को जिस प्रकार से वकालत पेशा करते थे उस पर लगाम लगाने का पूर्णतः प्रयास कर रही है। सरकार यह चाहती है कि कहीं ना कहीं कि हम उनके जो मतलब जो काश्तकार भाई हैं उनके वो डायरेक्ट उनके नुमाइंदों के पास जाएं और उनके नुमाइंदे उनका जिस प्रकार से चाहे किसी तरीके से भी शोषण वगैरह कर सके। आप जानते हैं कि तहसील स्तर के कई मुकदमों को सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया कर करके खत्म करने का प्रयास किया। उसमें काश्तकार भाई जानते हैं कि उनमें डायरेक्ट अगर उनको लेखपाल महोदय से मिलना पड़ा तो कहीं ना कहीं लेखपाल महोदय जो वकील की एक फीस होती है उसकी 5 गुना अधिक फीस उनके द्वारा ले लिया जाता है। और इसके बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने काश्तकारों से पूछेंगे, आप भी यही क्षेत्र के निवासी आप भी पूछेंगे तो आप भी जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों का किस प्रकार से शोषण होता है। वकील अधिवक्ता जो होता है, अधिवक्ता के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो मुकदमा उनका बना करके दाखिल करता है। दाखिल करने के बाद तारीख पेशी पर उनके लिए खड़ा होता है, पैरवी करता है। पैरवी के अभाव में उसको वो अपनी उसके लिए दिन रात मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है। उसके बाद और अधिकारियों का क्या है कि वो बिना पढ़े लिखे भी फैसला ऐसे कर देते हैं। कुछ फैसले तो ऐसे कर देते हैं कि जो अपर अधिकारी देखते ही उसे खारिज कर देता है। तो कहने का मतलब है अगर कानून आपको बनाना है और कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि मुकदमों की संख्या घटनी चाहिए तो मुकदमों की संख्या घटने का सबसे बढ़िया उपाय आपके पास है कि आप अधिकारियों पर वो अंकुश लगाएं जिससे वो निर्णय जो लगाएं वो निर्णय ही सही हो, उनका निर्णय ना गलत होने पाए। अगर वो पढ़ लिख करके अधिकारी बनकर आए तो उनके द्वारा किया गया निर्णय गलत कैसे होता है, और अगर उनका निर्णय गलत होता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुवक्किल यहाँ से मुकदमा हारा, कमिश्नर साहब के पास जाकर के अपील करता है और वहाँ वो मुकदमा जीतता है। इसके बीच में मुवक्किल का तमाम पैसा खर्चा होता है। इस खर्चों का हर्जाना तो कम से कम अधिकारियों से वसूले, वकीलों से क्या वसूलना चाहते हैं। बढ़िया बात, कहीं ना कहीं आप अगर विचार से सहमत हो जरूर बताइएगा कि वाकई में अगर अधिकारी ही गलत फैसला ना करे तो ऊपर जाके किस अपर कोई भी चीज हो वहां से किस लिए फैसला यहाँ का डिनाई कर दिया जाता है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जैसा कि अभी वकील साहब कह रहे हैं और नवयुवक भी है, जोश भी है, बता रहे हैं, उसको जरूर सुनिए। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में फिर कहना संशोधन करना है तो बहुत कानून जो समय के हिसाब से अब उन कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। आप बदलाव करिए, बदलाव उस कानून में करिए कि जो सांसद विधायक उनको भी शिक्षित बनाने का काम करिए। कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे सांसद विधायक बने। हमको तो एलएलबी की डिग्री की आवश्यकता है वकील बनने के लिए, वो तो अंगूठा टेक भी सांसद बन सकते हैं, अंगूठा टेक शिक्षा मंत्री बन सकता है। तो अंगूठा टेक व्यक्ति जो शिक्षा कभी लिया ही नहीं वो शिक्षा के बारे में क्या जानेगा? वो शिक्षा मंत्री कैसे शिक्षा मंत्री बन करके वह क्या कार्य कर पाएगा? तो
कानून में बदलाव करना है तो वहाँ कानून में बदलाव करिए। आप जानते हैं हमारा और आपका रिचार्ज जो होता है मात्र 349 रुपए में 1 महीने की टैरिफ आती है, लेकिन सांसद विधायकों को 1500 रुपया राजकोष से उठा करके दिया जा रहा है। मतलब जहाँ इनको कानून में संशोधन करना चाहिए तो अपने ऊपर वहाँ कर लो। वो उंगली नहीं रख रहे हैं। संशोधन करना है तो अपने ऊपर कर लो। 5 बार अगर यदि कोई सांसद जीतता है या विधायक जीतता है तो उसे 5 बार पेंशन मिलती है। क्यों? उसे एक पेंशन कर दो, आपके पास राजकोष भी बढ़ जाएगा, कुछ पैसे भी बचेंगे। आप तो देश के सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था ले जा करके वहाँ खपत कर दे रहे हैं। और हम वकील जो है कि कहीं ना कहीं सरकार इन्हें कुछ दे नहीं रही है। भारत सरकार का 13 साल का कार्यकाल गया, 12-13 साल के कार्यकाल में भारत सरकार ने किसी अधिवक्ता को 1 पैसे का भी कोई लाभ नहीं दिया। ना तो उसने कहीं कोई चैम्बर बनवाए, ना तो कहीं उसने कोई लाइब्रेरी बनवाई, ना तो उसने किसी भी अधिवक्ता के लिए कोई किताब तक खरीदने का काम नहीं किया किसी भारत सरकार ने। और उसके बाद में हमारे ऊपर दंड ऊपर से आप लगाओगे। आप हमारे ऊपर, हमारी नियमावली जो 1961 में बनवाई गई थी वो विद्वानों द्वारा बनवाई गई थी, वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आप तो फर्जी डिग्री और लेकर के भी आप सांसद विधायक बन सकते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है तब भी सांसद विधायक। आप कौन सा संशोधन हमारे कानून में करेंगे? हमारे कानून में संशोधन करने के लिए हमारे विधि विद्वान बैठे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, वो संशोधन की बात करें तो समझ में आता है। नेता विधायक हमारे कानूनों में संशोधन करने के लिए कहीं पात्र ही नहीं है, उनको संशोधन करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए तो जो हमारी यहाँ की व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कहती है भाई आप जाइए संसद भवन वहाँ से करवाइए पास बिल, हम नहीं कर सकते। आप उस डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम लोगों के कानून के बारे में संशोधन अगर करना है तो कोई विधि विद्वान करेगा। विधि में संशोधन के लिए, कानून में संशोधन के लिए अनपढ़ गवार वाला नेता नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ, अनपढ़ गवारों को उससे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई भी अभी आपने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जेल में थे, उनकी जमानत से लेकर के उनके लिए जो भी लड़ा है अधिवक्ता ही लड़ा है। तो अगर अब अरविंद केजरीवाल हम अधिवक्ताओं पर कानून बनाने लगे तब तो फिर हो गई बात। भाई हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो बंद होकर के कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं अभी सरकार 13 साल की चल रही है, आने वाले समय में सरकार का भी चिट्ठा खुलेगा, आपके भी बारे में पता चलेगा लोगों को कि आपने कैसे गलत काम किए होंगे। यदि तो वो खुलेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं फंसेंगे, तो आपके लिए फिर अधिवक्ता लड़ेगा। तो आप फिर अधिवक्ताओं पर फिर अंकुश क्यों लगाना चाहते हैं? आप अधिवक्ताओं को देना है तो पेंशन दे दीजिए, आप अधिवक्ताओं को देना है तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी हमने मांग की थी आज लगभग 7-8 महीने साल भर पहले, जिसे पारित भी कर दिया गया था और 3 सदस्यीय टीम बना करके उसे ड्राफ्ट के लिए भेज दिया गया था। उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो नया कानून आ गया कि हम पर ही लगाम लगा लो, ये प्रोटेक्शन एक्ट मांग ही ना पाए। तो हम अधिवक्ता हैं, हम जो चाहते हैं वो करके रहेंगे, और कैसे लड़ना है, क्या करना है, यह भी हमें पता है। यदि हम गरीबों की लड़ाई और प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में खड़े होकर के लड़ते हैं, न्यायालय में खड़े होकर के लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लड़ाई भी कैसे लड़नी है हमें पता है। हम भली भांति इस लड़ाई को लड़ करके, अच्छी तरीके से लड़ करके यह कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे, करवा के ही दम लेंगे। अभी चूंकि एक चीज और भी है, अभी बहुत सारे अधिवक्ता अगर सबसे बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन महोदय एक चीज बताइए, आप क्या नाम है? लोकनाथ उपाध्याय जी, एक बात हमको बताइए कि जैसा कि लोग बात कह रहे हैं कि इस तरीके का कानून सरकार लाना चाह रही है, अभी लाई नहीं है, उसके बावजूद इतना आक्रोश है लोगों में और खास करके अधिवक्ताओं में। एक चीज हमको बताइए कि जब 2 लोग कभी भी किसी के पक्ष और विपक्ष में जाते हैं तो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति तो उसमें से गलत होगा ही होगा।